बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। डिसऑर्डर्स को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो बेसिकली ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि रिलेटेड टू पर्सनैलिटी होते हैं। जैसे कि हम लोग पर्सनैलिटी किसको कहते हैं, पहले तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय अ पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी से आप क्या मतलब लेते हैं। ये नहीं है कि एक सूटेड बूटेड बंदा जो है वो आपके पास आया तो आप उसको बोलें कि यार इसकी तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पर्सनैलिटी का जो बेसिकली मतलब होता है ना, वो ये होता है कि आपके पास पर्सन के अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी क्वालिटीज हैं इंडिविजुअल के अंदर, जो उसके करेक्टर्स में आ रही उसकी जो पर्सन की हैबिट्स हैं जो उसको दूसरे इंसान से अलग कर रही हैं। ठीक है, उन सब को मिलाकर इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो बनती है। जैसे कि एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल उसकी पर्सनैलिटी या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं कि उसकी नेचर कैसी है। ठीक है, उसके नेचर में क्या चीज़ें आ सकती हैं कि वो उसके बोलने का अंदाज क्या है, उसकी कम्युनिकेशन मतलब कैसी है, उसके चलने का अंदाज क्या है, उसके लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का वही चीज़ आएगी कम्युनिकेशन, उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, वो किस वे में बिहेव करता है, वो क्या वो लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाता है या लोगों से के साथ जो है वो जल्दी घुलता मिलता नहीं है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना बहुत से रिजर्व रहने वाले होते हैं। तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज। यहाँ पे हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, तो सबसे पहले मैंने इसलिए आपको बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। तो बेसिकली जो हमारे पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स एंड इनर एक्सपीरियंस। वही चीज़ आ जाती है कि आपके पास जो पर्सन का बिहेवियर है एंड जो पर्सन का इनर एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ लास्ट डिसऑर्डर्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं जैसे शिजोफ्रेनिया होगी, इसके अलावा डिफरेंट डिसऑर्डर पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो गया, वहाँ पे पर्सन कुछ ना कुछ फेस करके आता है। इसी तरह जब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी हर इंडिविजुअल की जो एक्सपीरियंस होता है उसके चाइल्डहुड से लेकर उसकी पर्सनैलिटी के जब बनती है 18 ईयर तक, ये 18 ईयर से अबव जो लोग होते हैं ना उनमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। 18 ईयर से नीचे आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को डायग्नोस नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में भी डिफरेंट इंडिविजुअल के जो एक्सपीरियंसेस है वो डिफरेंट होते हैं और उसी बेस पे उनकी पर्सनैलिटी बनती है। कुछ लोग जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करेंगे, कुछ लोग जो है वो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करेंगे। उनके साथ जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनकी चाइल्डहुड में या फिर उनकी लाइफ में वो डिफरेंट होते हैं और उन्हीं को मिलाकर फिर उनके बिहेवियर, क्योंकि वो बिहेवियर पे इम्पैक्ट कर रहा होता है एनवायरनमेंट, तो इन्वायरमेंट और सोशल फैक्टर्स जो है वो बिहेवियर को इम्पैक्ट करेंगे। तो उनका बिहेवियर जो होगा वो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली क्राइसिस एंड ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है वो एक उनका बिहेवियर बना रही होती हैं। इसी तरह जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो बहुत ही हम कहते हैं कि इनमें बहुत एटीट्यूड है ये चीज़ें, तो उनका इन्वायरमेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग होता है, बहुत ज़्यादा चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू मिडिल क्लास फैमिली एंड लोअर क्लास फैमिली, तो उनमें ये चीज़ें आती हैं। इट्स ओनली डिपेंड ऑन योर एनवायरनमेंट और ये आपके पास जो मिलाकर बनती है। और ये आपके इनर एक्सपीरियंस जो कि आपने इनर एक्सपीरियंसेस किए हैं और जो आपका बिहेवियर है, इस चीज़ को कहते हैं जी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब आप सॉरी पर्सनैलिटी बनाती है। ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी आपके पास लॉन्ग टर्म होते हैं क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो 18 ईयर्स तक आप इसको कर सकते हैं। दैट डिफरेंट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे इन्होंने आपको 3 एरियाज दिए गए हैं जिसमें से आपने 2 में इसको देखना है कि पर्सन जो है वो किस तरीके से थिंक करता है दूसरों के बारे में और अपने बारे में, पर्सन किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, पर्सन किस तरह से दूसरे लोगों के साथ रिलेट करता है। वही चीज़ कि पर्सन जो है वो किस तरह से अपनी ज़ात को देखता है। अब जिस तरह से हम अपनी ज़ात को देखेंगे ना उसी तरह हम लोग बिहेव भी करेंगे। लाइक अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ एफिशिएंट हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो क्या करेगा, दूसरे लोगों को जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं समझेगा। इस तरह की उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएँगी उसकी थिंकिंग में कि दूसरे जो है वो लो कॉन्फिडेंस है और ये इस तरह की चीज़ें आ जाएँगी। अगर कोई अमीर है तो वो कहेगा, अगर वो अपनी ज़ात को अमीर समझ रहा है तो वो दूसरों को किस लेवल पे लेके जाता है ये उसकी थिंकिंग पे डिपेंड करती है। हम कहते हैं ना, हर इंसान के सोचने का अंदाज़ अलग होता है, हर इंसान के बोलने का अंदाज़ अलग होता है। इंडिविजुअलाइज़ेशन बेसिकली
इसी चीज़ पे बेस करती है कि किस इंसान की पर्सनैलिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो कि उसको डिफरेंट करते हैं हर इंसान से। एक घर में अगर सिबलिंग की बात करें तो हमारे दरमियान बहन-भाइयों के दरमियान भी ये डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि हम सब के जो हमारे पास जो वे ऑफ थिंकिंग है वो डिफरेंट होती है, हमारी वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग डिफरेंट होती है। कुछ लोग होते हैं ना, एक 4 लोग आप खड़े कर लें ना, उनसे एक ही बात करें, तो वो डिफरेंटली आपको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं इमोशनली। हो सकता है आप रूडली बात कर रहे हैं तो 2 लोगों को या एक एक इंसान को तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ा, दूसरे को बहुत ज़्यादा पड़ा है, ठीक है? तीसरे को पड़ा है लेकिन वो कह रहा है ठीक है यार इट्स ओके, और चौथा जो है वो आपसे भी उल्टा जवाब देना स्टार्ट कर दिया। तो डिफरेंट वे होते हैं रिस्पॉन्ड करने के पर्सन के। इसी तरह लोगों से रिलेट करने के डिफरेंट वे होते हैं, जो कि मिलकर एक पर्सनैलिटी बनाते हैं। और इन सब चीज़ों में ये जो 3 एरियाज़ आपको दिए गए हैं ना, ठीक है? इन 3 एरियाज़ में जब अफेक्शन पैदा होगी, यानी कि अफेक्ट होंगे ये 3 एरियाज़, तब जाकर जो है आपके पास कोई एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो बन रहा होता है, ठीक है? तो ये आपके पास जो आ गया पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मैंने इसको इन डिटेल आपसे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जितने भी इसके डिसऑर्डर्स हैं, 10 डिसऑर्डर हैं टोटल, तो उनमें भी हम लोग इस चीज़ को रिवाइज़ करते जाएँगे ताकि हमें ये याद रहे। बेसिकली जो आपके पास क्लस्टर पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिया गया DSM-5 में, उसमें आपको 3 क्लस्टर सॉरी मिलेंगे। 3 क्लस्टर्स के अंदर आपको फर्दर डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, जो कि टोटल आपके पास 10 हैं, ठीक है? तो आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे क्लस्टर ए के पहले डिसऑर्डर के ऊपर, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर। क्लस्टर ए में आपके पास 3 डिसऑर्डर्स मिलते हैं, पैरानॉइड, शिज़ॉइड एंड शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब इन 3 जो डिसऑर्डर्स आपको मिलेंगे क्लस्टर ए के अंदर, इन तीनों में जो कॉमन फीचर्स आपको मिलेंगे देखने के पर्सन के अंदर, वो आपको सोशल वीकनेस मिलेगी, सोशल आइसोलेशन मिलेगी और विथड्रॉ मिलेगा। अब यहाँ पे पर्सन क्या कर सकता है, क्या आपको सिम्पटम्स जो है वो मिल सकती हैं, ये हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर जब वो सोशल गैदरिंग के अंदर है, तो वो जो है वो डिस्कम्फर्ट हो, उसको ईज़ी नहीं रहता सोशल गैदरिंग के अंदर, ठीक है? वो ईज़ी फ़ील नहीं करता उनके अंदर, तो वो क्या करेगा, जिसकी वज़ह से उसमें जो सिम्पटम्स आ सकती हैं, वो क्या बहुत ज़्यादा बोल सकता है, ये बहुत कम बोल सकता है, ठीक है? उसका आई आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा किसी के साथ। इसके अलावा आपके पास जो है वो क्या हो सकता है कि जो ह्यूमर हो रहा होता है सोशल गैदरिंग के अंदर, सोशल गैदरिंग में आपके पास फ्रेंड, फैमिली सब कुछ आ जाता है। तो ये चीज़ें जब आप हम सब एक साथ बैठे होते हैं तो हँसी-मज़ाक भी चल रहा होता है। तो ये जो पर्सन्स होते हैं, ये हँसी-मज़ाक जो होता है इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड करते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपके पास जो है इनको देखने को मिलेगा, ये कन्वर्सेशन में इंटरप्शन आती है इनकी, नर्वसनेस बिहेवियर होगा इनका। और इसके अलावा आपके पास ये पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग रिस्पॉन्डिनेस पाया जा सकता है पर्सन के अंदर, कि बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी रिस्पॉन्स करते हैं। और इन क्योंकि इन लोगों के अंदर जो कारण जो आपके पास ये जो क्लस्टर है, इन लोगों के अंदर जो है वो एक शक भी होता है, ठीक है? और डिफरेंट इनके सिम्टम्स पाए जाते हैं, वो आगे चलकर हम देखते हैं। अभी आप ये भी बात यहाँ पे देख लें कि जो पैरानाइड सॉरी क्लस्टर ए के डिसऑर्डर्स हैं वो ऑड होते हैं, एसेंट्रिक क्लस्टर होता है, क्योंकि इसमें जो आपके पास जितने भी डिसऑर्डर्स मिलेंगे वो उसमें जितने भी पर्सन या इंडिविजुअल पाए जाते हैं, जो जो भी क्लाइंट आपके पास क्लस्टर ए की पर्सनालिटी के साथ आएगा, वो ऑड बिहेवियर शो करेगा, एसेंट्रिक और अजीबो-गरीब सा बिहेवियर आपके पास शो करता हुआ नजर आएगा। These disorders are dominated by disordered thinking। यहाँ पे जो प्रॉब्लम पाई जा रही है बेसिकली वो उसकी थिंकिंग में पाई जा रही है, ठीक है? आपके इर्द गिर्द इतनी प्रॉब्लम नहीं पाई जा रही जितनी कि उसकी पर्सन की थिंकिंग में पाई जा रही है। वो थिंक कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो ये आपके पास क्लस्टर आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर, कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसकी काजेस क्या है, इसकी प्रेवलेंस पे, इसकी सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू DSM-5 एंड बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन के ऊपर। तो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है, आपके पास ये लोग जो होते हैं वो, ये तो आपको पता ही है कि एक मेंटल इलनेस की कंडीशन है। तो यहाँ पे आपके पास जो पैटर्न पाया जाता है इनकी थिंकिंग का, वो है जी ट्रस्ट, सस्पिशियस, और आपके पास मिसट्रस्ट पाया जाता है। दूसरों के ऊपर डिट्रस्ट करना, ठीक है? डिट्रस्ट के अलावा सस्पिशियसनेस, शक और शुबहत पाया जाता है। इसका बेसिकली जो आपके पास पाया जाएगा ना, शक बहुत करता है ये पर्सन जो है दूसरों के ऊपर, चाहे वो उसकी फैमिली है, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हैं, किसी के ऊपर इसको एतबार नहीं होता, किसी के ऊपर ये जो है ना वो बिलीव करने को तैयार ही नहीं होता ये पर्सन जो होता है। और इसके अलावा आपके पास जो है वो पाया जाएगा कि दूसरों के ऊपर हर चीज़ पे शक, कोई इससे हँस के बोलेगा, मज़ाक करेगा, उस चीज़ पे भी शक करेगा, ठीक है? इसके अलावा 2 बंदे अगर साथ खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, तो इसको लग रहा होगा कि वो मेरी बातें कर रहे हैं। इस तरह के पर्सन पाए जाते हैं ना।
देखिए शक एक नॉर्मल चीज़ भी होती है, हमें शक बहुत सारी चीज़ों से बचाता भी है। हम लोग बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि मुझे शक है कि हमें उधर नहीं जाना चाहिए बिकॉज़ देयर इज़ सम मिसहैपनिंग, ठीक है? उधर हमारे साथ कुछ ना कुछ मिसहैपन हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको बचाती भी हैं, लेकिन ओवर पैरानॉइड जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा शक पाया जाता है हर छोटी-छोटी बात पर, छोटी-छोटी चीज़ पर। ये किसी बंदे के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ना तो इनका कोई दोस्त होता है, ना ये किसी को अपना दोस्त बनाते हैं, ना सोशल गैदरिंग में जाते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी ये लोग जो है वो शक कर रहे होते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते, ठीक है? और अपेरेंटली इनके पास कोई रीज़न नहीं होता शक करने का, बस इनकी थिंकिंग होती है कि यार वो 2 बंदे खड़े हैं तो वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरा अच्छा नहीं चाहता, ये मेरा हमेशा बुरा चाहता है, जिसकी वज़ह से ये बैकबाइटिंग करता है मेरा। इसके अलावा मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, अगर किसी ने उनको कुछ खाने के लिए दे दिया हो सकता है कि उन वो थिंक करेंगे पता नहीं इसने क्या मिलाया है, हो सकता है ये मेरे ऊपर जादू टोना कर रहा हो सकता है इसने इसमें ज़हर मिलाया हो। और अगर किसी ने ये कह दिया कि मैं ऑफिस में अगर वो काम कर रहा है तो वो कह सकते हैं ना कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर चले जाओ मैं तुम्हारा काम कर दूँ। उस चीज़ पे वो लोग शक करेंगे कि आप ये हो सकता है इसलिए कह रहा है क्योंकि इसने बॉस के सामने बहुत अच्छा बनना है, ये मेरा काम ठीक नहीं करेगा और मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ये पता नहीं क्यों मुझे कह रहा है, क्या है ऐसा ऑफिस के अंदर जिसकी वज़ह से मुझे घर भेज रहा है। तो डिफरेंट इनके माइंड में जो है ना ये चलती रहती हैं थॉट्स और शक वाले थॉट्स जो है ना वो इनके चलते रहते हैं। इसके अलावा कुछ भी अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते लोगों के साथ, अपनी बातें, अपनी खुशी स्पेशली शेयर नहीं करते। अगर इन्होंने कोई नई चीज़ ली है, तो ये लोगों को नहीं बताएँगे क्योंकि इनके माइंड में ये चल रहा होता है कि ये हमें नज़र लग जाएगी। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो आपके पास जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा आपके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं मैंने पहले बात की कि पर्सनैलिटी हमारी बनती है एनवायरनमेंट के जो जितने भी हमारा जो इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट है उसमें जितने भी हमने क्राइसिस फेस किए हैं, उनको मिला के हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमास इज़ आल्सो अ मेजर फैक्टर इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके अलावा अगर आप देखें तो डिफरेंट डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स हैं, अगर उनके रिलेटिव्स कोई डिसऑर्डर्स के पेशेंट है जैसे शिज़ोफ्रेनिया का कोई पेशेंट है, उनकी फैमिली के अंदर तो उनमें ये आ सकता है डिसऑर्डर। इसके अलावा डिल्यूज़नल डिसऑर्डर आ सकता है। अच्छा डिल्यूजन्स में भी यही होता है कि आप दूसरों के ऊपर जो है वो मिसट्रस्ट करते हो या आपको डिल्यूजन्स आ रहे होते हैं उसमें भी ऐसी ही सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देयर आर डिफरेंस बिटवीन डिल्यूजनल डिसऑर्डर एंड पैरानॉइड डिसऑर्डर। पैरानॉइड का जो पर्सन होता है ना इसमें आपके पास जो थॉट पैटर्न्स पाए जाते हैं ना वो चेंजेबल होते हैं। यहाँ पे आप इसके थॉट पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो। बहुत चैलेंजिंग होता है लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर होता है ना वो आपके पास चेंजेबल नहीं होता। उस पर्सन के जो थॉट्स होते हैं ना, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। प्रेवलेंस की बात करें तो आपके पास इसकी जो प्रेवलेंस है 2.3% अकॉर्डिंग टू कोमोबिलिटी नेशनल सर्वे रिप्लिकेशंस के थ्रू इनका जो प्रेवलेंस था 2.3% पाया जाता है। एंड जो दूसरा आपके पास नेशनल एपनामोलॉजिकल सर्वे जो है उसके मुताबिक आपके पास इसका जो प्रेवलेंस है वो 4.4। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे आ जाते हैं जी। प्रिवल्सिव distrust, suspiciousness of others such that their motives are interpreted as malevolent, beginning by early adulthood and present in the variety of contexts as indicated by four of the following. अब ये जो चीज़ें हैं मिसट्रस्ट और ये सारी चीज़ें आपके पास जो हैं वो अर्ली अडल्टहुड में स्टार्ट हो जाती हैं और आपके पास ये जो नीचे सिम्टम्स दिए गए हैं इनमें से किसी 4 सिम्टम्स अगर उस पर्सन में पाई जाती हैं तो आपने उसको पैरानॉइड डायग्नोज कर देना, ठीक है? एक वसी पैटर्न पाया जाता है शक-ओ-शुबहात का। तो यहाँ पे आपके पास आ जाती है कि सबसे पहला आ जाता है सस्पेक्ट without sufficient biases that other are exploiting, harming or deceiving him or her। सबसे पहले आ जाते हैं जी डाउट्स। दूसरों के ऊपर डाउट्स करना कि मुझे कोई धोखा दे रहा है, ठीक है, मेरा कोई नुकसान करने वाला है, ठीक है, मुझे कोई इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। इस तरह के आपके पास थॉट्स पाए जाएंगे और विदाउट सफिशिएंट बाइसेस आपके पास कोई भी रीजन नहीं होगी, आप कॉन्क्रीट रीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी पर्सन के पास, लेकिन उसके बावजूद उसके माइंड में ये चीजें चल रही होती हैं। सेकंड है इज प्री ऑक्युपाइड विद अनजस्टिफाइड डाउट्स अबाउट द लॉयलिटी एंड ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ फ्रेंड्स एंड एसोसिएशन। ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अपने दोस्तों के ऊपर भी ये लोग जो है वो एतबार नहीं करते, यकीन नहीं करते और अनजस्टिफाइड डाउट्स जो होते हैं दूसरों के ऊपर ये करते हैं, उनकी लॉयलिटी के ऊपर। अगर कोई अच्छा विचार है उनका तो उनके ऊपर भी वो शक करते हैं। इज reluctant to confide in other because of
अनवांटेड या फिर अनवांटेड fear that the information will be used maliciously against him or her। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये अपनी बातें शेयर नहीं करते किसी के साथ भी, सॉरी हिचकिचाहट फील करते हैं दूसरों के साथ अपनी बातें शेयर करते हुए, क्योंकि उनको ये होता है कि मैं अगर इनको अपनी बातें बता दूंगा, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर कर दूंगा, तो ये मेरे खिलाफ इस चीज को यूज करेंगे और बुरे तरीके से यूज करेंगे। Next up, the read hidden demeaning and or threatening meaning into the begin remarks or events। अब इस तरह के कोई मीनिंग्स होते नहीं है इवेंट्स के अंदर, जो आप लोगों की बातें हैं उनके अंदर, लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ से जाकर उन मीनिंग्स को पकड़ लेते हैं और उस चीज़ पर यकीन कर लेते हैं कि अगर कोई पर्सन नॉर्मली भी बात कर रहा है तो ये कहते हैं नहीं, उसके बात करने का मतलब ये था। मतलब हर दफ़ा जो है इनकी जो थिंकिंग है वो इसी चीज़ पे अटकती है, शक पे अटकती है कि दूसरे के खिलाफ जो है वो अगर उसने अच्छी बात भी की है तो ये लोग उस पर भी शक करेंगे कि नहीं, इसके पीछे इसका ये मतलब था। Resistantly bear grudges, unforgiving of insult, injuries और slight। अब ये unforgiving होते हैं, किसी को forgive नहीं करते, grudge रखते हैं अपने अंदर, ठीक है, किसी के बारे में भी जल्दी जल्दी भूलते नहीं है बातों को। अगर आपने इन पर्सन के साथ कभी बहुत अरसा पहले कोई बात की थी या फिर बहुत अरसा पहले आपकी वजह से इनको कोई नुकसान पहुंचा था, तो ये चीज़ इनके माइंड में हमेशा रहेगी। अगर आपकी वजह से इनकी इंसल्ट होगी तो भी ये चीज़ जो है ना, ये हमेशा इनके माइंड में रहती है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ था, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ था, चाहे उसको कितना भी अरसा बीत गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है कि perceive attack on his or her character or reputation that are not apparent to other and is quick to react angrily or counter attack। अब यहाँ पे ये भी चीज है कि इन लोगों को लगता है कि कोई भी बात हो रही है तो मेरे ऊपर हो रही है, चाहे आप जनरली कोई भी बात कर रहे हैं उस पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो वो अपने ऊपर ले जाएंगे और बहुत ज़्यादा एंगर शो करते हैं और काउंटर अटैक शो करते हैं। हैज़ recurrent suspicious without justification regarding fertility of spouse or sexual partner। अब यहाँ पर यहाँ तक कि ये जो उनका सेक्सुअल पार्टनर होता है, हस्बैंड, अगर हस्बैंड को है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो वो अपनी वाइफ के रिकॉर्डिंग, और अगर वाइफ को है तो वो अपने हस्बैंड के रिकॉर्डिंग ये उनकी लॉयलिटी पे भी शक करते हैं और उनकी जो बारे में भी हमेशा सस्पिशियस रहते हैं विदाउट जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी जो एविडेंस है उसके ना होने के बावजूद भी इनका बिहेवियर जो होता है वो इसी तरह रहता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है, अच्छा इनमें से आपको जो है वो 4 रिक्वायर्ड होते हैं तब जाकर आप इसका क्राइटेरिया ए जो है वो फुलफिल होता है। नेक्स्ट आपके पास क्राइटेरिया नंबर बी आ जाता है, डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। ये सब डिसऑर्डर्स जो हैं शिजोफ्रेनिया एंड बाइपोलर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप इनको जाकर देख सकते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं, आप इनको जाकर देख सकते हैं और फिर इजीली इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरह से ये आप सब जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है और किस तरह से हमें इनको डायग्नोज करना है, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं जिनको देखकर, जिनको मद्देनजर रखकर हमने इनको डायग्नोज करना है। नेक्स्ट लेते हैं इसके ट्रीटमेंट्स के ऊपर। ट्रीटमेंट्स की बात करें तो आपके पास साइकोथेरेपी आ जाती है एंड मेडिकेशन। अब यहाँ पे मैंने बात की थी कि जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर होता है वो उसमें पर्सन के जो थॉट्स होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसके बिलीव्स को चेंज कर सकते हो थ्रू साइकोथेरेपी। अगर बहुत अच्छी कोई साइकोथेरापिस्ट है तो वो इसके जो थॉट्स हैं, जो बिलीव्स हैं उनको चेंज कर सकता है सीबीटी के जरिए। इसके अलावा मेडिकेशंस भी दी जाती हैं, वैसे तो नॉर्मली इनके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन डिज़ाइन नहीं की गई, लेकिन इनको एंटी साइकोटिक मेडिसिन जो है वो यूज़ करवाई जाती है बाज़ जो है वो साइकेट्रिस्ट की तरफ से इन पर्सन को। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने क्लस्टर ए के पहले डिसऑर्डर को डिस्कस किया है इन डिटेल। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मानिल्लाह।